हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, आपकी कॉल दी जाती हैं। एक पहले हमारे लिए ख़ासी बुरी ख़बर ये है कि हमारे एक व्यूअर और रेगुलर कॉलर डॉक्टर साहिब दाद खान, जो एक लीडिंग डॉक्टर भी थे पेशावर के, आज उनका इंतकाल हो गया है। बहुत दुख है हमें तो, क्योंकि जब वो कॉल किया करते थे तो बहुत ही अच्छी तरह से न सिर्फ बात करते थे बल्कि उनकी ट्वीट्स जो थी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी। अच्छा, बड़ी अजीब बात है मैं शायद सोशल मीडिया की कि एक शख्स जिससे आप कभी मिले ही नहीं हैं और जिनसे शायद आपकी कभी मुलाकात हो भी ना, उनके साथ भी आपकी एक कनेक्शन बन जाती है, क्योंकि और आप ऐसे लगता है कि जैसे आप उनको पता नहीं सालों से जानते हैं, राइट। और मतलब जहाँ तक उनकी ट्वीट्स और उनकी बातों की थी, तो एक चीज़ हमेशा स्टैंड आउट करती थी मेरे लिए कम से कम, के सेंस ऑफ ह्यूमर उनका मतलब ज़बरदस्त किस्म का था। और उसके साथ साथ अपने ख़ानदान, अपने बच्चों और ख़ासतौर पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बहुत प्यार था। तो बार बार वो मतलब हमेशा यही कर रहे होते थे कि अब वो आ रहे हैं, अब वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। और एक मुझे चीज़ याद है कि मैंने कहा था कि मैंने, अगर आपके हैं कोई छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन ना, तो एक एक्स्ट्रा फ़ोन आप रख लिया करें, ताकि और कुछ नहीं तो वो आपके साथ टाइम गुजारना चाहें। तो वो उनको फ़ोन दे देता था, अपनी गोद में बिठा देता था, वो कहता था कि चलो कम से कम इस बहाने आप दादा जान के साथ हैं। तो डॉक्टर साहब के जितने भी जानने वाले हैं और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम सब से पूरी ज़रा हट की टीम से ताज़ियत। और मुझे याद है हमेशा वो कहते थे पेशावर आओ तो तुम्हें मतलब ये मैं अभी मैं यही बात ट्वीट की थी कि हमेशा मैंने यही सोचा था कि अगर इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला पेशावर जाने का तो डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलना है। वो कह रहे थे कि आप आए, मैं आपको बेस्ट चपली कबाब खिलाता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ। अब जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब जाएंगे तो ताज़ियत करने जाएंगे, तो क्या पता होता है कसम से किसी भी चीज़ का। अल्लाह जन्नत करे उन्हें और जवाल रहमत में जगह दे। हमारे पहले कॉलर हैं आज के अहमद शाह साहब लंदन से। जी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं आज तो अगर मैं इतना ट्राई यूरो मिलियनियर लॉटरी में करता तो शायद मेरी कोई ना कोई मिलियन की लॉटरी जाती। बड़ी मैं पिछले 2 महीने से आप लोगों को ट्राई कर रहा हूँ, बट आई एम लकी फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लग गई है। सर आइंदा आप हमें कॉल करने की बजाय यूरो पे 1 महीने ट्राई कीजिएगा इसी एंथुजियाज्म से, और जो मिलियन यूरो की लॉटरी मिले उसमें से 5 लाख हमें दे दीजिएगा। 5 लाख फिर हम आपको पाउंड या 5 लाख यूरो फिर हम खुद आपको हर हफ्ते कॉल मिलाया करेंगे। सर पूरे घंटे आपके साथ ही कोई बात मसला नहीं। फरमाइए अहमद भाई। थैंक यू। मैं एक आध इशू डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको बहुत अच्छी तरह एनआरओ दिया है, और कुछ लोगों को आप लोग बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिनको 100% एनआरओ मिला हुआ है। मेरा ताल्लुक कराची से, मैं पिछले काफ़ी अर्से से अब्रोड रह रहा हूँ, लेकिन मेरा आपको पता है कराची में एक प्रोमिनेंट पार्टी रही है, बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग रही है, लेकिन एक ही शख्स उनका जो लीडर था उसी पे सारे बल्लियाँ डाल के ये बाकी सारे बड़े जमा हो गए हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो अभी एमकेएम पाकिस्तान चला रहे हैं। ये लोगों को इनमें से आप लोग भी सबको जानते होंगे क्योंकि सब लोकली लोग थे। बिल्कुल। ख्वाजा इज़हारुल हसन को मैं एक प्रोग्राम में कुछ अरसे पहले, कुछ नहीं यानी कि तकरीबन 15-18 साल पहले मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके आया हूँ। आज उनके पास 3 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। माशाल्लाह तरक्की है, इस पर रश्क करना चाहिए जी। तो इनके ऊपर न्याय भी कोई क्यों नहीं होता है, मेरी नहीं समझ में आता, क्योंकि इन्होंने जहाँ जिससे जो भी हुकूमत आती है उनसे हाथ मिला के बैठ जाते, इन पे कोई ना न्याय न कुछ। ये मेहरान बिल्डर्स, पता नहीं आप लोगों को साथ सही नहीं होगा कि नहीं होगा, आप लोगों से डिस्कस करना। इवन वो हमारे भाई इसका अगर मुख्तसर जवाब दूं तो ये केस सबके खुलेंगे, नैब किसी की नहीं। अगर वो जो है तो मेरे ख्याल में जब उनकी बारी आएगी तो उनके भी केस खुल जाएंगे। हमारा यही होता है, जो हुकूमत आती है वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ नैब को इस्तेमाल करती है। नैब की हिस्ट्री यही रही है, तो कोई नई बात इसमें नहीं है। जहाँ तक आपने बात की ओवरऑल एनआरओ देने की, तो बिल्कुल वो सामने है। वज़ीर आज़म का कहना अपनी जगह है, लेकिन बचपन में आपने म्यूजिकल चेस तो खेली होगी ना? तो एक बंदा बैठा होता है, बाकी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन बारी बारी सबको ही भागना पड़ता है। ये तो तब दैट्स लाइफ। लेकिन एंड में जो बचता है फिर वो कहता है कुर्सी उठा के दिखाओ।
तो एक एक करके कुर्सी उठती भी जाती है ना यार, ये भी तो एक गेम है। लेकिन एक कुर्सी नहीं उठती। करीम नूरानी साहब हैं कराची से। जी करीम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। वो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ ना, वो टीवी एंकर के मुतालिक है, तो जरा मुझे टाइम दीजिएगा और सुनिएगा भी, बिल्कुल। क्योंकि आपने सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान की मईशत की क्या हाल है। जो गरीब तो गरीब था, वो जो मिडिल क्लास है वो भी जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है, और हर तरफ उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। वो ये सोचते हैं कि शायद चलो रात को थक हार के टीवी के पास बैठेंगे। एंकर्स के बारे में क्या बात करना चाह रहे थे आप? एंकर के मुतालिक ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो सूटेड बूटेड पहन के रात को 8 बजे ये टीवी की स्क्रीन पे आ जाते हैं अपने ठंडे स्टूडियो से बैठ के, और ये जो लोग तमाशा लगाते हैं, कभी एक आध जो है ना ऑपोजिशन का बिठा दिया, एक आध हुकूमत का, और उनको पुरानी वीडियो दिखा के उनसे जो है ना ठट्टा करते रहते हैं। कोई उसका मकसद नहीं होता है। लोग तकलीफ में, लोग चाहते हैं कि उनकी बातें की जाए, कि भाई ये उन लोगों को बुलाया जाए जो इस महंगाई से परेशान है, डॉक्टर को बुलाया जाए, बिजनेसमैनों को बुलाया जाए, मार्केट कमेटी वालों को बुलाया जाए। उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने इस कौम को इस हाल में पहुंचाया है, और फिर आखिर में जब प्रोग्राम खत्म करते हैं तो कहता है कि आज हम आप दोनों के साथ चाय पियेंगे। इस किस्म के नॉन सीरियस लोग एंकर बन गए हैं, और उससे ज्यादा तकलीफ होती है उन लोगों को कि भाई ये लोग देखें, इन लोग इतने नॉन सीरियस है और इतने खुशहाल वो नजर आते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कल तक शायद वो मोटरसाइकिल में आते होंगे। आज अगर FBI उनके मुतालिक तहकीकात करे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं उनके जो टीवी चैनल ऑनर है उनसे मैं ये कहता हूँ कि ये एंकर माफिया से निजात हासिल करें, क्योंकि आजकल लोग इनसे ज्यादा नफरत करने लगे जिन्होंने करप्शन की और लोगों को बर्बाद किया, क्योंकि इन्होंने ही उनको हीरो बनाया है और कभी उनको जीरो भी लेकर आते हैं। ठीक है, बेहतरीन। आपने खासी तफसील से बता दिया। तारिक हबीब साहब हैं कराची से। जी तारिक भाई। आप टीवी की आवाज़ अपनी अगर तारिक साहब बंद कर दें तो हमें आपकी आवाज़ आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक हबीब बात कर रहा हूँ कराची से। मेरे पास कोई टीवी नहीं चल रहा। मुझे आज सुबह जब 10 बजे अब एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें एयरफोर्स के चीफ की एक हैंडिंग ओवर और न्यू चीफ की न्यू टेक ओवर हो रही थी। मुझे 2 बातें सिर्फ आपसे पूछनी है कि NCOC की तरफ से रोजाना खबरें आ रही हैं कि कोरोना की जो 3rd स्पेल है ये बहुत बढ़ रही है, और इस्लामाबाद जैसी जगह पे तो बहुत ज्यादा। लेकिन आज ही देख के इतना दुख हुआ कि दोनों जो सर्विसेज चीफ हैं जाने वाले और जो नए आए उन्होंने बाकायदा हाथ मिलाए बहुत अच्छी तरीके से, विद नो मास्क, नो डिस्टेंसिंग, वो जो उनके बैज लगा रहे थे। सिमिलरली वो पूरी तकरीब में जो लोग बैठे हुए थे वो भी जो आपका डिस्टेंसिंग और बाकी चीजें मास्क वगैरह है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे थे। तो सर ये देखिए इस तरह के मैसेजेस जाना, और फिर पाकिस्तान में एक तरफ वबा का ये आलम है कि 8 से ऊपर चला गया है, और हम यहाँ पर अभी भी यही चीजें देख रहे हैं कि कंट्रोल कैसे हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये जो इस तरह की मतलब चीज़ें अगर टेलीवाइज होनी भी हैं तो अगर आपने मैसेज देना है कि सर आवाम को सीरियस होना चाहिए तो फिर ये मैसेज टॉप से बाय एग्जाम्पल आना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये भी है कि अगर 23 मार्च की परेड के जो हाजरीन हैं उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक परेड वो टीवी के ऊपर टेलीकास्ट होती है। अगर परेड करानी ही है तो फिर डू इट विदाउट द ऑडियंस। देखें आप ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक साइड पर हुकूमत की ये आती है कि जी यहाँ पर ये लॉकडाउन, ये दुकान बंद, आप रेस्टोरेंट नहीं जाएं, अब जिम्स बंद हैं, ये है, और दूसरी जानिब ये क्राउड सही है जी, कोई मसला ही नहीं है। तो ये जो मिक्स्ड मैसेजिंग है ना, इससे बहुत नुकसान होता है। लोगों ने वैसे ही फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा कोई एहतियात नहीं करा, बहुत कम ही लोग हैं जो किसी किस्म की एहतियात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिग्नल ही आपको ये मिलेगा तो कौन करेगा। बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब, बड़ी आपने सही जगह जो है तवज्जो दिलाई। डॉक्टर वक़ार है मुल्तान से। जी वक़ार जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? तीनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम मुल्तान। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा सर, एक छोटा सा इशू था, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था और आपके एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना चाह रहा था। मैं रोज शाम को घर वापस आता हूँ और जो गाड़ियां हैं उनमें ये जो HD लाइट्स हैं, व्हाइट कलर की ब्राइट लाइट,
यार उनका ऐसा इशू है, अब मैं समझता हूँ कि ये आंखों का स्लो पॉइजन है। बिल्कुल है। अब भी मोटरसाइकिलों में शुरू हो गया है, कुछ चाइना की एलईडी आ गई हैं, हर मोटरसाइकिल वाले ने लगाई हुई है, हर बड़ी गाड़ी वाले ने इनको लगा दिया। खैर बड़ी छोटी का कोई ऐसा वो नहीं है, मोस्टली लग गई है। और मैंने जहाँ तक थोड़ा सा वो किया है कि ये इसका चलान बनता है बकायदा, या इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। सर दिल की बात, लेकिन बिलीव यू मी कि कोई भी देखता भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, उसके सामने से ये गाड़ियां गुजर रही हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं लेता। आप बिलीव करें, आप स्टडी कर लें, ये आंखों के लिए स्लो पॉइजन है। बिल्कुल दूसरा ये है कि बिल्कुल आपने सही बात की। मेरे ख्याल में जो धुंध की वजह से ये लाइट्स अलाउ की गई वो थी, सब कुछ सही है। और नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, तो पुलिस को चाहिए था कि वो कम से कम एक उनको टाइमलाइन दे दे। देखो यार, कि भाई आप धुंध की आप बात कर रहे हो, कराची में कौन सी धुंध है यार? नहीं कराची की, लेकिन वो क्योंकि मुल्तान से बात अच्छा, मुल्तान में तो चलो फिर भी चलता है यार। यहाँ पर आप देखो, एक प्राडो है, अगर आपकी गाड़ी के पीछे आ गई और उसने फुल बीम से कम में तो चलाना ही नहीं है ना, क्योंकि मतलब जाहिर है कि मर्दानगी का मसला हो जाता है ना, फुल बीम पे तो चलानी है। आप अगर उसके सामने भी हो, आपके वो रियर व्यू मिरर में इतना वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप अंधे हो जाएंगे। अगर सामने से बंदा आ रहा है, आपको और कुछ नजर ही नहीं आएगी। तुम्हारे सामने साइकिल है, तुम्हें साइकिल नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप ब्लाइंड हो गए हैं इन हैलोजन से। मैंने एक तस्वीर देखी थी, अब पता नहीं उसकी तस्दीक हुई है नहीं हुई है, और शायद वो चीन की थी। और एक बंदा है जिसने वो फुल हैलोजन ना, उसको 15 मिनट अपने हैलोजन लाइट्स के सामने बिठाया रखा कि आंखें खोलो और इसके अंदर देखो। तो मेरा ख्याल है 2-3 लोगों के साथ वैसे करें, सब सेट हो जाएंगे। सही बात। हाँ बिल्कुल। बहुत चिड़ है मुझे हैलोजन लाइट। फहीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फहीम भाई, ये मेरा सवाल वसतुल्लाह खान साहब से है कि आजकल हमें सुनने में बहुत आता है, एक मुहावरा ही समझ लें कि अस्करी क़यादत और हमारी जो हुकूमत है या सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पर है। तो ये एक पेज पर होने को हम उर्दू में क्या कहेंगे, और ये एक पेज पर होने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है? देखें, उर्दू में तो सीधा सीधा बनता है, जो सबकी समझ में भी आएगा, कि अस्करी क़यादत और हुकूमत जो हैं उनके दरमियान हम आहंगी पाई जाती है। लेकिन आपको पता है, हम आहंगी से वो मज़ा नहीं आता। एक पेज से ये भी अंदाज़ा होता है कि मुझे अंग्रेज़ी भी आती है और मैं टर्म जो है क्वाइन भी कर सकता हूँ, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। बल्कि उसके बदले अगर उर्दू की ऐसी तैसी हो जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। सीधी सीधी बात यह है। लेकिन आहंगी जो है वो एक लफ्ज़ है जो अब से कुछ साल पहले तक अखबारात में भी इस्तेमाल होता था। एक और आपने देखा होगा 1-to-1 मुलाकात, ये पता नहीं कहाँ से ये बिदअत आई है। पहले होता था जी बिलमुशाफा मुलाकात हुई 2 रहनुमाओं में, वो हमारे बचपन के अखबारात में होता था। तो इस पर अब कुड़ना फजूल है, ये तीर निकल चुका है कमान से। चलिए वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद मज़ीद कॉल्स सुनते हैं। वेलकम बैक। कराची से हैं रियासत अली साहब। जी जनाब। हेलो। जी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू की तरफ आपकी फरमाए जनाब। ये जो एक वाकया हुआ है कराची में, एक नौजवान ने इंतहाई बेदर्दी से एक साहब को छुरियों के वार से जख्मी किया, उसके बेटे को जख्मी किया, और उनके वालिद रिटायर्ड कैप्टन फरमाते हैं वो तो नशे की हालत में था। आप उनको अरेस्ट करवाएं, और ये अर्तगल जैसे ड्रामे को प्लीज आप बंद कराएं। हमारे मुल्क में इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं है, हमारे बच्चों में, हमारे मुआशरे में ये वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। आप देखें, हर रोज कोई किसी गर्दन काट देता है, कोई बीवी को काट देता है, कोई बच्चों को काट देता है। ये क्या है? हम लोग क्या सीख रहे हैं? ये ड्रामा। मेरा नहीं ख्याल कि तो कोई ड्रामे की वजह से लोग गर्दन काट रहे थे, पहले भी गर्दन काट रहे थे एक दूसरे की, और गोलियां भी चल रही थी। वो मेरा ख्याल है कि ब्रेकिंग बैड के बाद वो नशियात का सिलसिला भी नहीं शुरू हुआ इस मुल्क में। जहाँ तक इस केस की बात है तो मेरा ख्याल है कि FIR तो रजिस्टर हुई है, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभी मैं पढ़ा था
इनके जो वालिद साहब हैं जिसने हमला किया है, तो अब मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक है उनकी तरफ से है, मैं गारंटी नहीं कर सकता। और वो कह रहे थे कि नहीं मतलब हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में आया था कि वो बेटे से कह रहे थे और मार। वेल अगेन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं था, सेकंड थॉट भी होती है, वो ऐसे ही होता है ना, बाद में सोच लिया होगा कि यार नहीं शायद ज़्यादा हो गया कुछ जज्बाती। तो हाँ, लेकिन टॉलरेंस लेवल इससे अंदाजा हो सकता है कि मसलन हमसाया के साथ बरसों से रह रहे होते हैं और टॉलरेंस लेवल ये आ गया है, और किस पढ़े लिखे जिम्मेदार तबके की बात हो रही है। हाँ सर, ये किसी कच्ची आबादी का वाक़या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। हाय, खुर्रम एजाज साहब हैं, खुर्रम इजहार साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं खुर्रम इजहार बात कर रहा हूँ कराची से। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये कहना है कि मैं आप लोगों का प्रोग्राम, मैं और मेरी वाइफ दोनों जो है वो देखते हैं बड़े शौक से। थैंक यू। क्योंकि आपके प्रोग्राम से हमें सीखने को बहुत मिलता है और बहुत डिसेंट गुफ्तगू आप लोग जो है वो करते हैं। मुझे आपकी तवज्जो दिलानी है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के ऊपर। जी, आजकल जो है वो ग्रेड 17 के एग्जाम्स जो है वो हो रहे हैं कराची में, NAD यूनिवर्सिटी में उसको जो है वो लिया जा रहा है। आप यकीन जाने कि मेरी बेटी ने इंग्लिश का पेपर जो है वो दिया और वो ये कह रही है कि इतना ख़राब इंतज़ाम वहाँ पर है और टेस्ट के दौरान वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स उन्होंने लगाए हुए हैं और मुस्तकिल वो जो है वो उस पर अनाउंसमेंट होते रहते हैं, उसके लिए पेपर करना जो है वो नामुमकिन हो गया। दूसरी बात ये कि इस कदर जो है वो वाहियात किस्म के पेपर्स आ रहे हैं कि ऐसे सवालात जो बच्चे जो है वो कर ही नहीं सकते। यानी अंग्रेजी अदब का जो है वो पेपर है और सवालात बिल्कुल दूर परे के आ रहे हैं। और अभी 16 तारीख को इस्लामियात का पेपर जो हुआ है उसमें 8 सवालात जो है वो गलत थे, 8 क्वेश्चंस जो है वो गलत थे। तो आप कुछ बता सकते हैं कि मिसाल दे दें, कोई मिसाल दे दें ताकि हमें भी आगे फिर जी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो लाहौर में ये जो दाता साहब का दरबार है, जो अली हजवेरी साहब हैं, उनको किसने जो है वो लाहौर में तबलीग के लिए जो है वो भेजा था। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो उसमें एक जो है वो एक जवाब ये था कि उनको जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो भेजा था। जबकि और जवाब भी उन्होंने आंसर की में यही डाला कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जबकि उनके इंतकाल को यानी दोनों में तकरीबन 70 साल का फर्क है। यानी दाता साहब के 70 साल बाद जो है वो पैदा हुए हैं कौन, चिश्ती साहब, और वो आंसर में जो है वो कह रहे हैं कि जनाब यही जवाब। और इस तरह से 8 सवालात ऐसे हैं जो गलत हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी 6 महीने पहले इन्होंने जो है वो हाईकोर्ट ने, सिंध हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा इनको पूछताछ हुई थी कि भाई किस तरह से आप लोग पेपर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी मेरी बेटी 15 साल से प्राइवेट कॉलेज में जो है वो अंग्रेजी पढ़ा रही है और वो ये कह रही है कि पेपर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसी और सब्जेक्ट का है, अंग्रेजी कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पे जरा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने तवज्जो दिलाई, हम कोशिश करते हैं। ये वैसे CSS में भी ना मुझे याद है एक लिस्ट आई थी कि इन अल्फाज की ना आप ऑपोजिट माने दें। अब यार मतलब मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। आई स्वेयर टू गॉड 20 में से ना 15 अल्फाज मैंने कभी अपनी जिंदगी में ना सुने ना पढ़े। मैंने कहा यार ये क्या है, कौन से आए हो तुम लोग, मतलब कि जैसे कोई 16वीं सदी की भी नहीं यार, मतलब 8th सेंचुरी ना ब्लैक प्लेग घूम रहा है, शायद उस वक्त ये अल्फाज इस्तेमाल हुए होंगे, शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े थे। मतलब काफी मुझे एहसास कमतरी हुआ है उसके बाद। मैंने कहा यार मैं तो मतलब जैसे मुझे ऐसे एक लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है, ऑक्टोजेनेरियन। वो तो सही है यार, वो 80 साल की उम्र का नहीं अच्छा है। देखो या तो 80 साल के हो या तो तुम ऑक्टोपस नुमा इंसान हो, दो चीजें हो सकती हैं। जैसे स्पाइडर मैन होता है, किसी ऑक्टोपस ने काट लिया आपको, आप ऑक्टोपस बन गए। आई डोंट नो, इट्स अ थॉट। वक्फा लेना है, वक्फा लेना। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं अनीस अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी सर। हाँ जनाब अली, अदालत से मुतालिक एक कंप्लेन थी हमारी। जी जी। ये अदालत है NIRC, जिसे उर्फ आम में लेबर कोर्ट कहते हैं जी। ये है आपको गवर्नर हाउस के साथ। जी जी। यहाँ पे ये होता है एक लेबर को, एक मजदूर को किसी भी अदारे से जी लेबर कोर्ट, हाँ लेबर कोर्ट बर्खास्त कर दिया जाता है। और यहाँ पे गलत या सही बर्खास्त किया जाता है। जब यहाँ पे लोग जाते हैं
तो यहाँ पे जो है 2-3 से 6 माह के अंदर फैसला हो जाने चाहिए, इसलिए कि ये रोजी का मसला है। बिल्कुल। एक आदमी बतरफ होता है तो पूरा खानदान परेशानी में आ जाता है। समझ गए सर। 3 से 6 माह के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 से 10 साल में भी फैसला नहीं होता है। एक तारीख लगती है, 3-3 महीने की, 2.5 महीने की तारीखें लगती है। पता चला वकील साहब नहीं आए, जाइए फिर आइए 2.5 महीने के बाद। बिल्कुल जैसे कि हमारा SOP है अदालतों का, जैसा कि बाकी अदालतों वैसा ही। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। कौन कंप्लेन करे, किसको करें? किसी को नहीं कर सकते। जैसे तुमने कहा कि तमाम अदालतों का यही हाल है। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो देखिए, अगर मैंडेट किया गया है कि आपने 3 से 6 महीने में देना है, तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो आप किसी ना किसी को तो कुछ कह सकते हो। दहशतगर्दी की अदालत को भी किया गया था कि 3 महीने में करना है, नैब को भी किया गया है मैंडेट तो खुला भी 90 डेज में देना है। तो लेकिन ये केसेस ये है वो असल चीज़ जिसकी तरफ हमारे अदलिया के बड़ों को भी तवज्जो देनी चाहिए कि जनाब ये जो अदालतें हैं काम। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा यही है वो चीज़ जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी चीजों को छोड़ सकते हैं, वो बाकी चीजें हो भी जाएंगी यार। पट्टी नहीं चलती ना, पट्टी नहीं चलती। जो बेसिक काम है वो किसी को करना नहीं है, क्योंकि वो बड़ा ख्वारी का काम है और हेडलाइनें नहीं बनती उनसे। हेडलाइनें नहीं बनती। नसरीन हुसैन साहिबा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, बात ये है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम रही हूँ और मुझ जैसे सैकड़ों हजारों रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं और सर्विंग भी हैं बेचारे। उनको पूरी जिंदगी में एक ही प्लॉट मिलता है, सरकार की तरफ से कंट्रोल कीमत पर मिलता है। और ये कुछ मेरे जैसे भी हैं, लोग ये समझते हैं कि जो प्रिविलेज क्लास में है 20, 21, 22 ग्रेड में, वो बहुत ही अमीर होते हैं और उनको जरूरत ही नहीं होती इस तरह की चीज की। लेकिन कुछ मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनसे लोग वाकिफ नहीं है कि वो रिस्क हराम उन्होंने कभी पूरी जिंदगी से उनके साथ पुश्तों में किसी ने नहीं खाया। उसका तमाशा ये चल रहा है, इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, सिंध को तो अभी छोड़ दीजिए। वहां पर ये प्लॉट जब आपको प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो आपसे पैसे मंगवा लिए जाते हैं और वो 7-8 हजार लोगों का एक प्रोजेक्ट में एक कैटेगरी, इसकी कैटेगरीज हैं, C, A में आते हैं 20, 21 और 22 और उससे नीचे फिर B है और फिर C है। ठीक है। तो वो सब बेचारे जो मिडिल क्लास जो हमारा तबका है सरकारी मुलाजिमीन का, वो ले लेते हैं कि चलो रिटायरमेंट के बाद वो उस पर मकान बना लेंगे, या कभी कोई अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी हुई तो उसको बेच लेंगे, उस वक्त तक वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जी। अब होता ये है, अब ये हो रहा है, पिछले 1 डिकेड से ये हो रहा है कि ये पैसे जमा कर लेते हैं। पहले एक चलिए सपोज 15 लाख ले लिए, 16 लाख ले लिए, और उसके बाद जो मालिकान होते हैं जमीन के, जिनसे ये लोग जमीनें खरीदते हैं, उनमें से किसी एक बंदे को बेच के कोर्ट में स्टे करवा देते हैं कि जी हमें सही कीमत नहीं दी, CDA ने या PHA पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, अब वो बन गई है, पहले वो फाउंडेशन होती थी। तो होता क्या है कि वो 7, 8, 10 हजार सरकारी मुलाजमीन के आप पैसे लगा लीजिए, एक तो वो बैंक में चले जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, कोर्ट में केस लटका रहता है और इंटरेस्ट भी खाते हैं। और उस दौरान इन्होंने रियल एस्टेट एजेंसीज को पीछे लगा देते हैं, सारे क्लाइंट्स के नंबर दे देते हैं सरकारी मुलाजमीन के घर के। अब उनके फोन आने शुरू होते हैं, मतलब मुझसे, जैसे मैं खातून में तो कहेंगे मैडम आप ऐसे करें कि आपने 15 लाख जमा कराया ना, मैं इसको ऊपर आपको 15 लाख और देता हूँ, आप ये बेच दें। बिल्कुल समझ गए। ठीक है, आपका मसला जो है जाहिर है कि वो आ गया। ये होता है, ये एक धंधा है, धंधा है और हर जो कोना है, हर इदारा निजी हो या सरकारी, हर शाख पे माफिया बैठा है। और नेक्सस का लफ्ज जो है लगता है हमारे लिए इजाद हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। ये किसकी खाते में जाता है? ये किसी के खाते में जाता है? नहीं, किसी के खाते में नहीं जाता। ये उस खाते में जाता है जिसका मैं नेशनल टीवी पे नाम नहीं ले सकता, होती है एक बाकायदा टर्म, ये उस खाते में। हाँ, वो ब्रेक में चले बात कर लेंगे। अगले कॉलर हमारे जाहिद हुसैन साहब कराची से। जी सर। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी सर, आप फरमाइए। जी, पहले तो आप सब लोगों को बहुत सलाम मेरी तरफ। वालेकुम सलाम। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे इसमें 2 सवाल हैं और वो करप्शन के हवाले से ही हैं। जैसे इमरान खान साहब ने जैसे फरमाया कि सेनेट के इलेक्शन जो हो रहे थे उसमें पैसा चलता है और जनाब कोई 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और सेनेटर बनते हैं। तो ये पैसा ये वसूल कैसे करते हैं? यानी कि गवर्नमेंट से लेते हैं या इसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसपेरेंसी या किसी किस्म की कोई पॉलिसी वगैरह तो उन्होंने बताई नहीं।
नहीं देखिए, ये तो पॉलिसी, करप्शन की क्या पॉलिसी होती है? देखिए वो बाद में ये होता है कि फिर ये जो लॉज बनते हैं उसमें ये माफियाज उन लॉज को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये रिलीफ लेते हैं बहुत सी चीज़ों में, टैक्स की मद में, दूसरे मद में, तो वो फिर पार्लियामेंट के थ्रू या एफबीआर के थ्रू उनको वो रिलीफ मिल जाती है। तो हम खुद परेशान थे कि कोई जो है ना 7 करोड़ या 10 करोड़ या 70 करोड़ देकर के सेनेटर क्यों बनना चाहेगा? बातें क्यों कर रहे हो? 7-10 करोड़ नहीं, वो ये जानना चाह रहे थे कि जिसको 7 करोड़ देते हैं वोट खरीदने का, क्या वो रसीद भी देता है? मेरा ख्याल है कि कल अगर नहीं, बिल्कुल एक रसीद बुक और एक पेपर ट्रेल तो जरूरी हो। कभी देखी? नहीं सर, वो थदियां होती हैं, थदियां, ठीक है ना, थदियां होती हैं। कुछ वीडियोस हम देख चुके हैं, कुछ वीडियोस आपने भी देखी है, हमने भी देखी। हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा ना देखें उन वीडियोस को, क्योंकि डिप्रेशन हो जाता है। इतना इस मामले पर परेशान क्यों है? सर वो इसलिए परेशान है कि हम भी परेशान हैं। हो सकता है कि किसी दिन वो भी सेनेटर बनने के अभी से ही सोच रहे हैं ना कि यार मतलब कि क्या मतलब अंडूखा लगाना है, क्या करना है, बायोमेट्रिक कराना है। शौकत अली साहब है कराची से। जी शौकत साहब, अभी बात चल सकती थी वैसे। चलो शौकत साहब। हाँ जी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मैं बड़ा शौक से देखता हूँ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाता है, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं वो तमाम एंकर से मुतवज्जो आना चाहता हूँ कि जब वो किसी सियासी लीडर से सवाल करते हैं तो सवाल तो बड़ा अच्छा होता है और उसका जवाब देना सियासी लीडर को मुश्किल हो जाता है। तो सियासी लीडर जो होते हैं वो साइडों से निकलने की कोशिश करते हैं और एक्यूरेट जवाब नहीं देते हैं। एंकर भी उसको इग्नोर कर देता है। तो मेरा एंकर से ये रिक्वेस्ट है कि जब आपके जहन में कोई सवाल हो और उसका जवाब आपको चाहिए तो आप जब तक दूसरा सवाल ना करें जब तक उस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ये है इसका आपने सबूत देखना है तो परसों मध्याह्न की जो वीडियो है एक सहाफ़ी की जो उन्होंने फैसल बावड़ा साहब से सवाल पूछा है वो देखें। वो तरीका होता है कि भाई आप एक सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं लेते तो बार बार आप पूछते हैं। हाँ अच्छा, ये है ना क्योंकि ये आर्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग। आई मीन आप मैं बड़ा अच्छा देख रहा था कि पियर्स मॉर्गन है ना, हाँ हाँ, वो इंटरव्यू कर रहा था उनके जो हेल्थ मिनिस्टर है। हेल्थ मिनिस्टर ने लंबी यू टर्न ली थी, ठीक है, कि वो बच्चों को एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चों को जो स्कूल में खाना मिलता है ना उसने कैंसिल करा दिया था। उसने एक ही सवाल पूछा कि क्या आप पछता रहे हैं कि आपने ये किया था? वो यहाँ से आ रहे हैं, उसने कहा कि नहीं पछता रहे हो। तो उसने कोई 10 दफा कहा, एक ही सवाल है आपसे, पछता रहे हो हाँ ना? देखा अच्छा नहीं जवाब देनी, लाइन बंद करें इनकी, ठीक है। मतलब सही उसको घर में मतलब बिस्तर में पहुंचा के उसको सुलाया है, यू नो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक है। लेकिन वहाँ के एंकर्स को ये खौफ नहीं होता कि जो है बाद में मालिक का फोन आ जाएगा कि यार मतलब ये भाई खौफ से भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सवाल करने की यहाँ ट्रेनिंग नहीं है। ये है मेन। वो सवाल और तकरीर में मिक्सअप कर देते हैं और फिर खुद भी भूल जाते हैं कि क्या हो रहा था, तो बात इधर उधर हो जाती है। और वो तबसरे और सवाल को मिक्स करके और खिचड़ी बनाते सियासतदान अक्सर फुटबॉल ग्राउंड में हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं, बेसबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें रोकना चाहिए भाई साहब फुटबॉल ही। हाँ, 2-3 दफा आपने कर लिया, फाइनली कह देंगे मतलब समझ गए कि आप इसका सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, तो चले अगले सवाल चले जाते। तो आपका पॉइंट भी हो गया ना, आपके पॉइंट। जैसे मसूल्ला जान की वीडियो थी, उससे पहले एक और एंकर से नौजवान एंकर की वीडियो थी जो जिन्होंने सनाउल्लाह साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को बताया था कि चाइना में जो है करप्शन पे जो है एक किताब उन्होंने पढ़ी है। हाँ, कुछ सवाल हैं जो बेहतर है कि यू नो आजकल व्हाट्सएप डाउन है, लेकिन जनरली जो व्हाट्सएप पे जो कहानियां आती है ना तारीखी और पॉलिटिकल, उनको ऑन एयर कोट नहीं बात इनकी मुकम्मल होने, ब्रेक बाद में होता रहेगा। चलें ओके फाइन यार, फाइन ब्रेक ले लो, ब्रेक मैं नहीं बोल रहा। वेलकम बैक। इंजीनियर एजाज अली साहब हैं कराची से। जी जनाब। वालेकुम सलाम। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हमारे इंजीनियर जो जॉबलेस है सालों से बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये सारा रीजनल ऑफिस में चपड़ा सी हवाले कराची का कर दिया है। पहले भी बात हमारी फर्म में एफिलिएशन होती है तो सारे पैसे जो सालाना हमें पर मंथ के हिसाब से 2000 मिलते हैं पहले जी, वो भी खा जाते हैं। तो हमें 1 रुपया भी जो है ना, हम पहले ही 96 में किया है
पास आउट है, अभी तक जॉबलेस बैठे हैं, नौकरी पे ओवर एज हो गए। तो थोड़ा बहुत जो कंपनी वाले देते हैं फर्म वाले, वो भी ये ऑफिस वाले, रीजनल ऑफिस वाले जो है, एक चपड़ा सी है, आरिफ नाम है, वो सारे वो जी बिल्कुल। आपने पहले भी एजाज भाई ये बात की थी। हम कोशिश करेंगे कि किसी करस्पॉन्डेंट के थ्रू इस मसले को देखें। बिल्कुल बहुत से जिस तरह आपके बकौल ये खासा बड़ा, लेकिन ये है मुझे बात इंटरेस्टिंग लगी कि एजाज अली साहब जो हैं 27 साल से बेरोज़गार बैठे हैं, इंजीनियर साहब। मोहम्मद हारून हैं कराची से। जी हारून साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मेरे 2 सवालात हैं। ये असल में मैं चाहता हूँ कि आपके करने के हैं। एक तो ये कराची पैकेज पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है, कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि आपके तवसुत से आप कोई मॉनिटरिंग उसकी लगा दें कि भाई हर महीने एक कोई प्रोग्राम उसके ऊपर करें, किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं, ठीक है, और उसके प्रोग्रेस पूछें, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या है। और ये भी होगा कि आप जो एज ए जर्नलिस्ट जो है ना, उसकी जो है ना मॉनिटरिंग भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आई गॉट इट। और बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी, ये बिल्कुल होना चाहिए। नाले साफ़ हो रहे हैं अभी भी दोबारा, और कुछ जगहें जो है वो क्लियर हो रही हैं, कच्ची आबादियाँ। लेकिन अब कराची पैकेज ज़ाहिर एक बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत सी चीज़ें होनी है, लेकिन ही इज़ राइट कि हमें मॉनिटर पता तो करना चाहिए कि भाई क्या वैसे बुलेटिन में बेहतर है। जमील अहमद है मुल्तान से। जी जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मोहतरम, मेरा आप तीनों से सवाल है कि किसी दिन महंगाई के ऊपर भी प्रोग्राम करें कि वो साइकिल वाले पे और पैदल चलने वाले पे कितना असरअंदाज हो रही। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आपकी तजवीज़ बिल्कुल बजा है, और मेरा ख्याल में ज़ाहिर है सियासत पे ज़्यादा तवज्जो रहती है, इस पे होनी चाहिए। हैदर रज़ा हैं कराची से। जी हैदर साहब। वालेकुम सर, मैं तो आपका पुराना कॉल हूँ जी पेंशनर की तरफ से। जी जी। मैं सिर्फ आपसे ये चाह रहा हूँ, ये मालूम जो उनके वकील हैं सॉरी अनवर साहब। जी जी अनवर साहब, वो उन्होंने 28 तक की थी एप्लीकेशन, जो 28 गुजर गई है कि वो सेहतयाब हो गए हैं, बुधवार ही पड़े हुए हैं। देखिए मुझे अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ अब आगे निकल गई है। इतने ज़्यादा तवालत पकड़ गए हैं ये केसेस PTCL और नेशनल बैंक वाले भी पेंशनर्स के, कि कोई जो है उसमें समझ नहीं आ रही। एक छोटी सी अपील है, रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले के ख़िलाफ़, और ये भी फंसा हुआ है। ये भी फंसा हुआ है। तो फिर मतलब लेबर कोर्ट पर क्यों परेशान हो रहे हैं? एग्जैक्टली। आसिफ अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। तमाम हजरात को, ज़रार भाई, मुबशिर भाई और वसत भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। ज़रार भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि ठीक है, कराची के इश्यूज़ के ऊपर सभी डिस्कस करते हैं, जो मैं जेन्युइनली अपने तरीके से सोचता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि कराची के अंदर लोग जो है वो सब जगह से आते हैं, पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ठीक है, और फिर वो यहाँ पे मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर जाते हैं जी, ठीक है। तो उनको जैसे अभी जलजले आते हैं या बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लोगों को जगह जगह अकोमोडेट कर दिया जाता है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग जो आते हैं इनको परमानेंट रेजिडेंस यहाँ ना दिया जाए? मैं खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तान के पाकिस्तानियत के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जिस सूबे का है, जो जहाँ ये पहले भी आए थे ये साहब, आसिफ साहब जो है, अच्छा, ये दूसरी दफा आए हैं और उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि जो दूसरे सूबों से आ रहे हैं तो मुमकिन नहीं है सर। फिर कराची क्यों, फिर मुमकिन नहीं, हैदराबाद भी कर लें, सखर भी कर लें, लाहौर भी कर लें, पेशावर भी कर लें, कोयटा भी कर लें। ये मुमकिन नहीं है सर, ये हो नहीं सकता। और देखें, जो भी मुल्क का जो सबसे बड़ा शहर होता है, जिसको कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाती है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे पूरी दुनिया होता है, चाहे वो मुंबई हो, और उसका तोड़ ये है कि उनकी जगह पे इंडस्ट्री लगाई जाए, एग्रीकल्चर को तरक्की दी जाए। जो इन रीजंस की वजह से वो इतना सफ़र करके 1500 किलोमीटर का यहाँ आके मेहनत मजदूरी करते हैं, वो मौके उन्हें वहाँ मिले, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये जो आप ये एक नेचुरल जैसे है ना कि एक चढ़ाई है
पानी ने पानी की तरह नीचे ही आना है। और ये कराची का इशू नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल इशू। लेकिन कराची क्योंकि गरीबों का दुबई है, बहरहाल जो भी दुनिया के हर शहर में एक ना गरीबों का दुबई तो बनता ही है, जैसे हिंदुस्तान में बम्बई है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।